नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं रंजन टीवी न्यूज। रंजन टीवी न्यूज पे हम आपको राजनीति, साहित्य और कला से संबंधित खबरें आपके लिए लेकर के आते हैं। अभी कुछ दिन पहले दोस्तों हमने यात्रा की जबलपुर शहर की। मध्य प्रदेश का एक खूबसूरत शहर है और सिर्फ घूमने की दृष्टि से नहीं बल्कि यहाँ पर बड़े बड़े साहित्यकार भी यहाँ पर रह चुके हैं और अभी रह भी रहे हैं। तो जबलपुर में हमने क्या कुछ देखा, क्या कुछ जाना और क्या कुछ समझा, हमने किन किन लोगों से मुलाकात की, उन सब चीज़ों के बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। तो पहले दिन हम जब 6 तारीख को जबलपुर पहुंचे तो वहाँ पर कार्यक्रम था एक किताब के विमोचन का। और ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, खासकर पत्रकारिता के लोगों के लिए और पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले लोगों के लिए, और उनके लिए भी जो इंटरव्यूज़ करते हैं, साक्षात्कार करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो कैसे प्रश्न बनाए जाएं या फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है। तो हम 6 तारीख को पहुंचे। गर्जन सिंह वरकड़े जी की ये किताब है जिस पर चर्चा हुई और इस किताब का नाम है साहित्य संवाद, जिसको हम आप देख सकते हैं। इस किताब को हम लगा रहे हैं आपके बगल चित्र के माध्यम से। और इस किताब में जो कुछ बातचीत हुई है वो जो है गर्जन सिंह वरकड़े जी ने, जब वो आकाशवाणी जबलपुर में थे बतौर एक कार्यक्रम अधिकारी के तौर पर वहाँ पर थे, एम्प्लॉइज के तौर पर थे, तब उन्होंने इस किताब को मतलब किताब तो अभी लिखी गई है लेकिन जो भी साक्षात्कार उस समय बड़े बड़े लोगों से उन्होंने किया था उसको इसमें प्रकाशित किया है। और आपको जानकर ये बड़ा अच्छा लगेगा कि इस किताब में कृष्णा सोबती जी, कमलेश्वर, विनोद कुमार शुक्ल, डॉक्टर धनंजय वर्मा, नरेश सक्सेना, चित्रा मुद्गल और इसके साथ साथ हरिशंकर परसाई जी, जो कि खुद जबलपुर में सालों साल तक रहे, उनका वो कर्मभूमि रही जबलपुर। ज्ञान रंजन जी जो कि अभी भी जबलपुर में रहते हैं, तो उनसे किए हुए साक्षात्कार जिसे गर्जन सिंह वरकड़े जी ने इस किताब के माध्यम से आप सभी के बीच में लाया है। तो ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ और इस कार्यक्रम में जो किताब का विमोचन हुआ उसमें उपस्थित थे बीबीसी के पूर्व प्रसारक और साहित्यकार, वरिष्ठ पत्रकार मधुकर उपाध्याय जी, जिनको वहाँ के लोगों ने सुना और उन्होंने इस किताब पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसे हम आगे आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। और साथ ही साथ वहाँ उपस्थित थी वरिष्ठ साहित्यकार ममता कालिया जी भी। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कि इस किताब के बारे में क्या कुछ कहा मधुकर उपाध्याय ने। कार्यक्रम की सदर डॉक्टर शुक्ला, ममता कालिया जी, रानी धनलाल, इनको पता नहीं कहाँ से इन्हें मालूम हुआ कि मैं जबलपुर आने वाला हूँ। इन्होंने मुझे फ़ोन करके शिकायत की, उन्होंने बताया नहीं मुझे, और अगर बताया होता मैंने बता देता तो क्या होता, अगर नहीं बताते तो भी वही होता जो बताने पर होता। मैं आ रहा हूँ। ये परिचय देने के समय कुछ ज़्यादा उदार हो रहे थे और इन्होंने कहा और एक तरह का संकोच भी व्यक्त कर रहे थे कि कुछ गलत न हो जाए। बीबीसी में एक साहब आए और उन्होंने कहा कि देखिए मैं बहुत सुधर गया, पहले मैं गलत हो जाता था, गलती करता था, अब गलती करता हूँ। तो इसलिए गलती करने की छूट सबको होनी चाहिए। कामयाब होना तो बहुत आसान है, कामयाब तब होंगे जब वो विफल होंगे और दोबारा प्रयास करेंगे। मैं वरकड़े जी की ये जो इनके इंटरव्यूज हैं, साक्षात्कार हैं, इस पर बात करने से पहले मैं परसाई जी को नमन करना चाहता हूँ। ये उनका जन्म शती वर्ष है और इसमें जो परसाई जी का इंटरव्यू है, जो साक्षात्कार है, उसके हवाले से कुछ बातें कहना चाहते हैं। और इसलिए भी कि बहुत पहले इमरजेंसी के दौर में आपातकाल जब लागू था तब परसाई जी का एक व्यंग्य सारिका पत्रिका में छपा था, वो भी एक इंटरव्यू था जो कभी हुआ नहीं था।
कबीरा खड़ा बाजार में वो इंटरव्यू की एक श्रृंखला थी जो सारिका पत्रिका में प्रकाशित होती थी, और उसमें एक अंक में परसाई जी के कबीर जाते हैं एक घर के पास और खिड़की से अंदर झांक कर देखते हैं तो एक आदमी, वो जो विवरण देते हैं उसके हिसाब से वो 90 डिग्री के कोण पर झुका हुआ, कभी दाहिना हाथ आगे करता है कभी बायां हाथ, और वो लगातार कर रहा था। तो परसाई जी को लगा कि शायद वो कोई यौगिक योगाभ्यास कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। लेकिन अंदर जाकर जब उन्होंने इंटरव्यू किया, कबीर ने पूछा कि आप कर क्या रहे थे? उन्होंने कहा मैं अभ्यास कर रहा था कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं किसिंजर से ऐसे हाथ मिलाऊंगा और कोशिगिन से ऐसे हाथ मिलाऊंगा। वो उन परसाई जी के बारे में उनका जो इंटरव्यू है, उसमें ये पुराना इंटरव्यू है, ऑब्वियसली 1993 में इसमें जो दर्ज है उसके हिसाब से लिया गया था ये इंटरव्यू, जिसमें जो पहला या दूसरा ही सवाल था जिस पर परसाई जी कहते हैं कि व्यंग भारतीय समाज का मौलिक हिस्सा है। ये समाज सड़क के किनारे खड़े होकर ठहाके लगा सकता है, लगाता है, ये उसके जीवन का अंग है। आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रक्षिप्त है, ऊपर से थोपा गया। व्यंग भारतीय समाज में पहले से था, अष्टावक्र से लेकर आज तक बना हुआ है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं था जिसको इस समाज ने अस्वीकार किया। वरना शंकर की बारात को इसी में हवाला देते हैं और कहते हैं जस दूल्हा जस बनी बराता। तो ये व्यंग ही है, और उसका जवाब भी शंकर देते हैं, लेकिन वो एक अलग मसला है। एक और सवाल बरकड़ जी ने पूछा था कि व्यंग जो है वो अक्सर ये होता है कि किसी एक तात्कालिक घटना पर कोई चीज, कोई प्रतिक्रिया होती है, तो अगर वो उसमें तात्कालिकता है तो शाश्वत कैसे है? बहुत ही बेहतरीन किस्म का सवाल है। या तो आप शाश्वत हैं या आप तात्कालिक, दोनों कैसे हैं? परसाई जी कहते हैं कि लिटरेचर इज जर्नलिज्म दैट लास्ट्स। इसका पहले वाला हिस्सा है कि जर्नलिज्म इज लिटरेचर इन अ हरी। ये दूसरा हिस्सा है जो परसाई जी इसका उल्लेख करते हैं। ये एक लंबा वाक्य है जिसके दो अंश थे, एक अंश का परसाई जी उल्लेख करते हैं। इसमें जो एक सवाल मुझे बहुत रोचक लगा, वो मूल्यों में, सांस्कृतिक मूल्य हो, सामाजिक मूल्य में, उनके मूल्य में आई गिरावट के बारे में। यह आसान नहीं रहा होगा किसी आकाशवाणी जैसी संस्था में रहते हुए ये प्रश्न पूछना और ये अपेक्षा करना कि इसका उत्तर भी मिलेगा। परसाई जी ने कह दिया कि ये सिर्फ भारत केंद्रित विषय नहीं है, दुनिया भर में ऐसा हुआ है। ये गिरावट सार्वभौमिक है। लेकिन इतने पर भी वो नहीं रुकते हैं। वो कहते हैं कि जब समाज में गिरावट आती है तो वो सांस्कृतिक मूल्यों में गिरावट होती है, वो स्कूलों में गिरावट होती है, वो अस्पतालों की दशा में गिरावट होती है, वो कहीं भी, वो विश्वविद्यालय में होती है, वो समग्र गिरावट होती है। एक किस्सा है कि राइट ब्रदर्स ने जब हवाई जहाज बनाया तो लोगों ने कहा कि ये सबसे बड़े समाजवादी हैं, तो उनको सोशलिस्ट राइट ब्रदर्स को कहा गया। तो उन्होंने कहा क्या, ऐसा क्या किया राइट ने? लोगों ने बताया कि साहब इन्होंने एक ऐसा यंत्र बना दिया है जिसमें सब लोग एक साथ ऊपर उठते हैं और सब लोग एक साथ नीचे आ जाते हैं। ये समाजवादी है। सुनिए, इसका एक कारण भी है, जहां तक मैं समझता हूं, और मैं अक्सर सोचता रहा हूं इसके बारे में, कि अगर हमारे सांस्कृतिक मूल्यों में गिरावट है तो उसकी वजह क्या हो सकती है?
आप पिन पॉइंट करके कैसे बता सकते हैं कि इसी वजह से गिरावट या इस जगह से गिरावट शुरू हुई? मुझे लगता है कि ये पिन पॉइंट करना इतना कठिन भी नहीं। अगर आप इसको उठाकर 1857 से जोड़ो, भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई से जैसे ही आप इसको जोड़ते हैं, आपके सामने सारी चीज़ें धीरे 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 उनके सामने आ जाती हैं। आप इरफान साहब ने, इरफान हबीब, एक पेपर लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो ब्रिटिश नेटिव आर्मी थी उसकी 1/3 फौज अवध इलाके से आती थी और जो बचे हुए 2/3 हिस्से थे उसका एक बड़ा टुकड़ा मध्य प्रदेश से आता था। थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान से था और बहुत कम, उससे भी कम बिहार से। ये स्ट्रक्चर है ब्रिटिश नेटिव आर्मी का। जब 1857 हुआ तो उसके बाद जो अंग्रेजों ने अत्याचार किए और जिस तरह दबाया, दमन किया इसका, कि लोगों की आवाज खो गई, एक दहशत, डर का माहौल पैदा कर दिया कि लोगों ने बोलना तो दूर, सोचना तक छोड़ दिया। फुसफुसा कर बात करने की एक नई प्रवृत्ति पैदा हुई। हर चीज में षड्यंत्र देखने की आदत, और 90 साल तक की ये खामोशी, इसने पूरे उत्तर भारत सांस्कृतिक रूप से, साहित्यिक रूप से इतना पीछे ढकेल दिया कि आप आज तक उठकर खड़े नहीं हो पा रहे। अब मैं एक और जिक्र करना चाहता हूं, ये कमलेश्वर जी का, जिसमें एक किताब मैंने बहुत पहले पढ़ी थी। कमलेश्वर जी के साथ जो इंटरव्यू है उसमें वो खिड़कियों की बात करते हैं। प्रश्न ये था कि जब जीवन में बहुत कुछ बदल गया, प्रसंग बदल गए हैं, तकनीक हावी है, तो फिर मानवीय संवेदना की बातें कहाँ जाए? टेक्नोलॉजी कहीं उनको धकेल तो नहीं रही? कमलेश्वर जी का उत्तर है इस पर कि चीज़ें बदलती हैं। जैसे कि खिड़की जो पहले लकड़ी की होती थी, फिर लोहे की हुई, फिर स्टील की हुई, फिर मैंने एक किताब पढ़ी थी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ विंडोज। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, बहुत ही रोचक किताब। उसमें वो बताता है, भारत के हवाले से उसमें एक अध्याय है जिसमें वो लिखा है उसने कि खिड़की को भारत में इसलिए नहीं बनाया जाता था कि उससे हवा या रोशनी आए। खिड़कियां रोशनदान की तरह होती थी और सिर के ऊपर होती थी, और इसलिए कि महिलाओं को असूर्यम पश्या कहा जाता है, सूर्य की रोशनी भी उन पर न पड़े। उस खिड़की को सिर के ऊपर से नीचे लाने में, घुटने तक लाने में 800 साल लगे। तो चीजें बदलती हैं, और इसी तरह साहित्य भी बदलता है। वो बहुत धीरे धीरे होता है, अचानक झटके से नहीं होता, धमाका नहीं होता। ये खिड़की वाली बात पर ये भी, और उसके साथ कमलेश्वर जी कहते हैं कि गांधी जी ने भी खिड़की का एक जगह जिक्र किया। उन्होंने कहा, और वो आकाशवाणी में लिखकर एक पट्टी लगी हुई है कि मैं चाहता हूं कि चारों ओर की हवा हम तक आए, लेकिन इतनी तेज ना आए कि हमारे पैर उखाड़ दे। तो अब स्वागत भी करते हैं और ये अंदेशा भी जाहिर करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो। इसके लिए पूरी तरह से आप ये कह दें कि साहित्य पीछे छूट गया या साहित्य ने कोई काम नहीं किया, ये गलत होगा।
साहित्य में भी वही बदलाव, वही प्रक्रिया देखने में मिलती है। उसको दर्ज किया जा सकता है क्योंकि वो लिखित है। सवाल यह है कि उसका नतीजा क्या हुआ, ये हम अभी नहीं जानते। एक बात उत्तर आधुनिकता की हो रही थी, तो उसमें ये होता था कि उत्तर आधुनिकता मतलब जहां शब्द आपके साथ कहां तक जाते हैं और अर्थ आपको कहां तक ले जाते हैं। शब्द हो सकता है लंबे समय तक आपके साथ रह लें, अर्थ नहीं रहते। अगर किसी को आपको इज्जत देनी है तो वो शब्द हैं, उन पर तवज्जो होना चाहिए, उन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अर्थ तो बदल जाएगा। मैं एक उदाहरण दे दूं बहुत छोटा सा। गोसाई जी ने अवधि में एक शब्द लिखा सुधार। सबको मालूम सुधार क्या होता है। आप इसके लिए कभी शब्दकोश नहीं पलटेंगे और जानने का प्रयास नहीं करेंगे कि सुधार में मतलब क्या है। सुधार का मतलब करेक्शन, यही है। लेकिन गोसाई जी ने जब लिखा और उस अवधि में 500 साल पहले, तो उसका अर्थ था सुंदर धार वाला, तेज धार वाला सुधार। और वो परशुराम के फरसे को सुधार कहते हैं। अर्थ कहाँ है? शब्द तो वही है, शब्द तो बच गया, अर्थ कहाँ गया? मैं एक और जिक्र करूंगा, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए आपका। विनोद कुमार शुक्ल जी, मैं विनोद जी मुझे बहुत मानते हैं, छोटे भाई की तरह। ये कमलेश्वर मुझे पता नहीं क्यों भाई जी कहते थे, जबकि कहना मुझे चाहिए। बाद में मुझे लोगों ने बताया कि सबको भाई जी कहते हैं, तो तुम्हें कोई नहीं हो। विनोद जी ने से मेरी एक बार बहुत देर तक बात हुई, और ये कोई इंटरव्यू नहीं था, ये कहीं प्रकाशित नहीं हुआ। विनोद जी से मैंने नयापन उनकी रचनाओं में कहाँ से आता है, कैसे आता है, इसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो उन्होंने कहा देखो, नया तो कुछ हो नहीं सकता, दुनिया में एक ही कविता है, एक ही कहानी है। मैं क्या, सारी दुनिया उसी को तोड़ तोड़ के लिखती रहेगी, तो इसलिए भूल जाओ, नया कुछ नहीं। जब विनोद जी कहते हैं कि मैं रेलगाड़ी के डिब्बे की तरह सोचता हूँ, दृश्य में सोचता हूँ, शब्द में नहीं सोचता, भाषा में नहीं सोचता, तो आपको उनके जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया उसके साथ रख के देखिए, तो आपको और बेहतर समझ में आएगा कि क्यों कहते हैं। विनोद जी, मैं लंदन में था और मेरे पास फ़ोन किया इन्होंने कि मैं लंदन आ रहा हूँ, मैंने यात्रा नहीं की है, तो तुम स्टेशन आ जाना, नहीं तो मैं सड़क कैसे पार करूँगा, मैं कट जाऊँगा। तो मैंने कहा नहीं, आप नहीं कटेंगे, मैं रहूँगा स्टेशन। मैं स्टेशन उनको लेने गया, घर लेके आया। ऑब्वियसली मैं अकेले रहता था, तो खाना बनाना, बर्तन धोना, कुंवर चला के घर साफ करना, ये सारा करते ही थे। विनोद जी ने एक दिन देखा, खाना वाना खा लिया, उसके बाद मुझसे कहा कि देखो मधुकर, मैं खाना तो बना नहीं सकता, मुझे आता नहीं, लेकिन बर्तन धो सकता। तो आज से बर्तन मैं धोऊंगा। विनोद जी गए किचन में और झनाक की आवाज़ आई, पता लगा 3 गिलास तोड़ दिए। मैंने कहा महाराज आप ये भी ना करें, आप कर लेंगे सब। उनको एक जगह कविता पढ़ने जाना था, तो बैठे हुए थे, मैंने कहा चलिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं वो पंप वाले जूते पहनता हूँ, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे ये फीते वाले जूते दे दिए और तस्मा बांधना नहीं आता। मैंने उनका जूता पहनाया, बांधा, उनके फीते बांधे, तब वो चले हमारे। ये विनोद कुमार शुक्ल है।
ये जब ये कहते हैं कि हर कविता अपनी रचना प्रक्रिया खुद तैयार करती है, तो आप उसी को याद कर लीजिए कि वो रचना प्रक्रिया जो है वो भी एक ही है और उसी को वो बार बार तैयार करते रहते हैं। क्योंकि जब आप पहले 10 शब्द लिखते हैं और अगले 10 शब्द लिखकर वापस पहले 10 शब्दों पर जाते हैं, तब तक वो 10 शब्द बदल चुके हैं। तो इसलिए आप स्थायित्व जैसा कोई बात, कोई चीज रचनात्मकता में तलाश नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। मुझे जो उनकी सबसे अच्छी बात जो इस किताब में शामिल है वो लगी, वो जहां वो कहते हैं कि कविता जो है वो कम शब्दों की ऐसी रचना है जिसमें अर्थ के लिए ज्यादा जगह है। कविता कम शब्दों की ऐसी रचना है जहां अर्थ के लिए ज्यादा जगह है, और गद्य अर्थ के लिए वो शब्द भी नहीं छोड़ता, वो जगह भी नहीं छोड़ता, उसकी जगह भी कोई शब्द रख देता है। उनके बहुत ही क्लैरिटी है उनके सोचने में। वो बहुत उलझा हुआ सा जलेबी की तरह, आप उनसे बात करें और उनका लिखा हुआ पढ़ें, वो दोनों एक ही जैसा दिखाई देगा आपको, कोई फर्क नहीं होता। वो जब भी दिल्ली आते थे, अभी तो उनका स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं रहता, 2nd फ्लोर पर मेरा फ्लैट था, चले आते थे कि मुझे चाय पिलाओ, खाना खिलाओ और मैं जाऊँगा। इस इंटरव्यू में भी एक जगह जिक्र आता है जिसमें वो कहते हैं कि नौकर की कमीज पर जब फिल्म बनी तो आपको कैसी लगी, ये लोगों ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि वो मेरी फिल्म नहीं थी, मेरी किताब, वो तो मणिकौल की, मेरा क्या उसमें, रचनाकार मणिकौल, बात ही खत्म हो गई। तो आप किसी बात को कैसे कहते हैं, क्योंकि इस इंटरव्यू में वारकड़े जी के साथ उन्होंने ये कहा है कि आप एक बहुत अच्छा नाटक लिखें और एक खराब निर्देशक को दें, वो नाटक खराब है, और एक बहुत खराब नाटक लिखें और बहुत अच्छा निर्देशक उसे निर्देशित करे, तो हो सकता है उस पर इतनी तालियां बजें कि आप भी हैरान रहें। मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ, ये, और इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करूँ। खिड़की का जिक्र जब कमलेश्वर जी करते हैं कि खिड़की, और मैंने उस किताब का हवाला दिया कि कैसे खिड़की को सिर की ऊंचाई से और घुटने तक आने में 800 साल लगे। मेरे सबसे प्रिय लेखक जो अब इस दुनिया में नहीं है, नाइजीरिया के हैं, चिनुआ अचेबे।